हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मेडिको नॉलेज। आज हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे। हम लोग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी हम लोग पढ़ रहे थे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के, तो उसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये 50 क्वेश्चन जो होंगे आपके हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो आप कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें, या तो आपका ईयरली एग्जाम हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ फॉर एन एडल्ट। हम एक एडल्ट की केस में बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है ये जनरली सबको पता होना चाहिए। जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है हमारा कितना होता है, 14 to 20 ब्रीथ पर मिनट। तो ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है, इसको आप याद रखिएगा। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ रेस्पिरेशन। याद रखिएगा इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो कि रेस्पिरेशन का फेज नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को जल्दीबाजी करने में गलत कर जाते हैं आंसर। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फेज ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि इसमें कौन सा ऐसा आंसर है। तो आपका इंस्पायरेशन है, या फिर एक्सपायरेशन, ऑक्सीजनेशन, या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्यूरेट आंसर होगा वो हमारा होगा सी, ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा जिनमें से जो फेज दिया गया है तो उसमें हमारे कौन से फेज आते थे, इंस्पायरेशन फेज आते थे और एक्सपायरेशन फेज आते थे। वहीं पे हमारा अगर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करें तो ये हमारा टाइप आ रहा है कि कैसे रेस्पिरेशन होता है, तो ये फेज में नहीं इन्वॉल्व होता है। लेकिन यहाँ पे जो इसके जो अगर फेज के बारे में पूछ रहा है तो दो फेज होते हैं, एक तो हमारा इंस्पायरेशन फेज होता है, दूसरा हमारा एक्सपायरेशन फेज होता है। ठीक है, तो इसका जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा वो हमारा सी होगा। ठीक है, ऑक्सीजनेशन जो होगा रेस्पिरेशन का फेज नहीं होता है। तो याद रखिएगा जो हमको जो आंसर देना है वो मोस्ट एक्यूरेट होना चाहिए उसके आगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वोकलाइजेशन। तो हम लोगों ने जो एनाटॉमी जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि जो वोकलाइजेशन होता है रेस्पिरेटरी का कौन से पार्ट से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, लैरिंग्स। तो ठीक है, तो लैरिंग्स जो होता है हमारा क्या होता है, वोकलाइजेशन में हेल्प करता है, तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, नॉट, ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि इसमें नॉट लगाया कि नहीं। तो नॉट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहला गैस एक्सचेंज, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, डाइजेशन ऑफ फूड, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो हमारा कौन सा है, सी। ये डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प नहीं करता, ये क्या करता है, हमारा गैसेस एक्सचेंज करवाता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच करवाता है और हमारा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर करवाता है। तो ये कुछ फंक्शन थे, उसके याद रखिएगा आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द पैरेन्काइमा ऑफ द लंग्स रेफर टू एज। ठीक है, जो पैरेन्काइमा ऑफ द लंग्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। फर्स्ट है इसमें दिया ऑप्शन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी यूनिट, ट्रेकिया। तो इनमें आपको कौन सा आंसर है, जो इसका सही आंसर है वो हमारा कौन सा है, रेस्पिरेटरी यूनिट। तो रेस्पिरेटरी यूनिट को ही हम लोग बोलते हैं द पैरेन्काइमा ऑफ द लंग्स। तो ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, जो कई बार एक कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। जो पैरेन्काइमा ऑफ द लंग्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी यूनिट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट है जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। पहला दिया है ऑप्शन ब्रोंकाई, एल्वोलाई, ट्रेकिया या फिर फेरिंग्स। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जो इसका मोस्ट करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा बताइए आप। इसका जो मोस्ट करेक्ट आंसर होगा हमारा एल्वोलाई। ठीक है, तो एल्वोलाई हमारा होता है रिस्पॉन्सिबल होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एयर फील्ड एक्सटेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी इनटू द स्कल बोन। ठीक है, ये कह रहा है कि जो नेजल रेस्पिरेटरी पार्ट में नेजल कैविटी में एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, कैसा हो रहा है एक्सटेंशन, एयर फील्ड है। ठीक है, एयर फील्ड एक्सटेंशन है वो देखने को मिल रहा है।
तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पहला दिया ऑप्शन नेजल कॉन्काई, सेकेंड है साइनस, वेस्टिबुलेट या टर्बिनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा? साइनस। साइनस जो होता है हमारा एयर फील्ड कैविटी होता है, जो कि हमारे कहाँ होता है? नेजल कैविटी में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द एक्सटर्नल नोज इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ कार्टिलेज। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो एक्सटर्नल नोज होता है किस तरह से कार्टिलेज का बना होता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। पहला तो ऑप्शन दिया है फाइब्रो कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज या आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा? हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, जो हमारा नोज एक्सटर्नल नोज बना होता है किससे मिला होता है? हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर दैट डिवाइड द नेजल कैविटी इनटू टू पैसेज इज द, यानी कि कौन सा स्ट्रक्चर जो कि नेजल कैविटी को दो पैसेज में डिवाइड कर रहा है। पहला ऑप्शन दिया है नेजल सेप्टम, नेजल कॉन्काई, नेजल वेस्टुलेट या फिर नेजल एपेक्स। तो इनमें जो एक्यूरेट आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए, यानी कि जो नेजल सेप्टम होता है ये क्या करता है? डिवाइड करता है हमारे नोज को कितने? दो स्ट्रक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइनस इज ए लार्जेस्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लार्जेस्ट साइनस होता है कौन सा होता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला दिया ऑप्शन फ्रंटल साइनस, दूसरा है एथमोइडल साइनस, थर्ड है मैक्सिलरी साइनस या फिर हमारा स्फेनोइडल साइनस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा है? सी, मैक्सिलरी साइनस जो होता है हमारा लार्जेस्ट साइनस होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ नेजल कॉन्काई इज। जो हमारा नेजल कॉन्का होता है उसका क्या फंक्शन होता है? प्रोवाइड सपोर्ट टू नोज, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द नोजल कैविटी, प्रोटेक्ट द लैरिंग्स, डिवाइड नेजल कैविटी इनटू टू पार्ट। तो इसका जो मेन आंसर है कौन सा है बताइए? आप बताइए, ये क्या करता है? इंक्रीज करता है द सरफेस एरिया ऑफ द नेजल कैविटी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द नेजल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फेरिंग्स। तो इसमें से बोल रहा है कि ऐसा कौन सा है जो कि फेरिंग्स का पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स और ट्रेकियोफेरिंग्स। तो जिसका करेक्ट आंसर है कौन सा होगा हमारा? ट्रेकियोफेरिंग्स। तो ट्रेकियोफेरिंग्स हमारा नेजोफेरिंग्स का पार्ट नहीं, सॉरी फेरिंग्स का पार्ट नहीं है। फेरिंग्स के कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे, जिसमें हमारा नेजोफेरिंग्स आ रहा था, ओरोफेरिंग्स आ रहा था और हमारा कौन सा आ रहा था? लैरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स के 3 पार्ट थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैरिंग्स लाई अपोजिट विच सर्वाइकल वर्टिब्रा। यानी जो हमारा लैरिंग्स होता है किस सर्वाइकल वर्टिब्रा के अपोजिट लाई करता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है C1 से C3 वर्टिब्रा या फिर C3 से C6 वर्टिब्रा, C4 से C7 या फिर C5 से C8। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या होगा? बी, C3 से C6 वर्टिब्रा के ये अपोजिट लाई करता है लैरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कार्टिलेज इज अनपेयर्ड इन द लैरिंग्स। अब हम लोगों ने पढ़ा था लैरिंग्स में, जिसने भी वो लेक्चर अटेंड किया तो उसे पता होगा इसका आंसर क्या होगा कि दो तरह से, मतलब कि उसमें 9 टाइप्स के कार्टिलेज पाए जाते थे, जिसमें हमारे एक पेयर्ड होता था और एक हमारा अनपेयर्ड। मतलब पेयर्ड में हमारे कितने आते थे? 3 आते थे और अनपेयर्ड में हमारे कितने आते थे? 3 आते थे। तो इसमें पूछ रहा है कि अनपेयर्ड कार्टिलेज कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है एरेटिनोइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज या फिर कोनिफॉर्म कार्टिलेज। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा होगा? थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज हमारा क्या होता था? अनपेयर्ड होता था। और हमारा क्या होता था? जो हमारा एपिग्लॉटिस होता था। ठीक है, एपिग्लॉटिस आता था इसमें अनपेयर्ड में, और एक हमारा आता था क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होता था ये भी हमारा अनपेयर्ड में आता था। बाकी ये जो 3 है, एरेटिनोइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज और जो हमारा कोनिफॉर्म कार्टिलेज है, ये पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं लैरिंग्स में। तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा हमारा? थायराइड कार्टिलेज। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो ट्रेकिया का लेंथ होता है वो कितना होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा जो ट्रेकिया का लेंथ होता है वो कितना होता है। ऑप्शन दिया है इसमें 8 to 9 सेंटीमीटर, 10 to 11 सेंटीमीटर, 11 to 12 सेंटीमीटर, या फिर 13 to 47। इतना ही डिफरेंस दिया रहता है। तो आप एक्यूरेट आंसर पता होंगे तभी तो आप इसको कर पाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा हमारा कौन सा होगा, सी, 11 to 12 सेंटीमीटर होता है ट्रेकिया का लेंथ। तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच लेयर ऑफ ट्रेकियल वॉल कंटेन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ये बोल रहा है कि जो ट्रेकियल वॉल है उसका कौन सा लेयर होता है जो कि सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम से मिलकर बना होता है। तो इसमें आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर या फिर नॉन ऑफ एबव। तो जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा हमारा, इनर लेयर। जो हमारा इनर लेयर होता है ट्रेकियल वॉल का वो किससे होता है, सिलिएटेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड सप्लाई टू द ट्रेकिया इज प्राइमरली प्रोवाइड बाय। जो ट्रेकिया को ब्लड सप्लाई होती है किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। पहला ऑप्शन है इसमें सुपीरियर थायराइड आर्टरी, नेक्स्ट इंफीरियर थायराइड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी या फिर सबक्लेवियल आर्टरी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा होगा, जो हमारा इंफीरियर थायराइड आर्टरी होता है ये सप्लाई करता है हमारे ट्रेकिया को। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई टू ट्रेकिया इज डेराइव फ्रॉम। जो हमारा इसमें दो तरह से नर्व सप्लाई कर रहे थे हम लोगों ने जब पढ़ा था एनाटॉमी की, डिस्कस कर रहे थे ट्रेकिया के बारे में। तो उसमें दो तरह के नर्व पाए जाते, एक तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक पाया जाता था और दूसरा हमारा सिंपैथेटिक नर्व पाया जाता था। इसमें ऑप्शन दिया है मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन, वेगस नर्व, रिकरेंट लेरिंगियल नर्व या फिर सिंपैथेटिक चेन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा, ए। जो हमारा मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन होता है वो क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्व से ड्राइव रहता है जो कि हमारी ट्रेकिया को नर्व सप्लाई करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। जो हमारा ब्रोंक्यूल्स होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। पहला दिया इसमें गैस एक्सचेंज, कंट्रोल एयर एंट्री, सपोर्ट एंड पेटेंसी, कफ रिफ्लेक्स। तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन होगा वो हमारा कौन सा होगा, कंट्रोल द एयर एंट्री। मेन फंक्शन नहीं, मतलब किसी पूछा है प्राइमरी फंक्शन, गैसेस एक्सचेंज का मेन कौन करता है, जो मेन फंक्शन क्या करता है, एल्वोलाई। एल्वोलाई हमारा क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करवाता है। लेकिन जो हमारा ब्रोंक्यूल्स होता है उसका मेन फंक्शन कंट्रोल करता है एयर की एंट्री को हमारे एल्वोलाई में। ठीक है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा गैसेस एक्सचेंज और कंट्रोल ऑफ एंट्री में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, कंट्रोल ऑफ एयर एंट्री, यानी ये एयर की एंट्री को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एसोसिएटेड द रेस्पिरेटरी जोन। ये बोल रहा है कि रेस्पिरेटरी जोन में कौन सा फॉलोइंग फंक्शन एसोसिएटेड होता है। तो इसमें दिया है गैस एक्सचेंज, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर या फिर वार्मिंग ऑफ एयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, आप बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये क्या बोल रहा है, रेस्पिरेटरी जोन। दो का जोन हम लोग पढ़ रहे थे, एक जोन हो रहा था हमारा कंडक्टिव जोन, ठीक है, और दूसरा हमारा हो रहा था रेस्पिरेटरी जोन। तो जहाँ जो रेस्पिरेटरी जोन होता है वहाँ पे क्या हो रहा था, गैसियस एक्सचेंज हो रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, गैसियस एक्सचेंज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन। ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जो कि कंडक्टिंग जोन का पार्ट नहीं है। पहला ऑप्शन है ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई या फिर नेजल कैविटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा कौन सा होगा, जो हमारा एल्वोलाई होता है वो हमारे कंडक्टिव पार्ट नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा रेस्पिरेटरी जोन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारा कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी जोन होता है। बाकी ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स और जो नेजल कैविटी होते हैं हमारे कंडक्टिव जोन के अंदर आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कंडक्टिव जोन में कौन से पार्ट आते हैं या फिर रेस्पिरेटरी जोन में कौन से पार्ट आते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेकिया इज एडजेसेंट टू विच स्ट्रक्चर। ये बोल रहा है कि जो हमारा ट्रेकिया है उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे हमें कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पहला दिया ऑप्शन ईसोफेगस, नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड, लैरिंग्स या फिर कैरोटिड आर्टरी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा होगा, ईसोफेगस, ए।
तो ये हमारा इसका करेक्ट, जो ट्रेकिया होता है उसी के पीछे हमारा क्या होता है, ईसोफेगस होता है। ठीक है, तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है, ईसोफेगस। ये भी याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। एक भी क्वेश्चन आप मिस करेंगे, कई बार एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन छूटिए ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ कार्टिलेज इन द लैरिंग्स इज पेयर्ड। अब बोल रहा है कि लैरिंग्स में ऐसा कौन सा कार्टिलेज है जो पेयर्ड होता था। अभी हम लोगों ने पहले ही इस क्वेश्चन को आया था, हम लोगों ने देखा था, तो उसमें कौन से कार्टिलेज होते हैं हमारे, एपिग्लॉटिस, एरेटिनोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज या फिर थायराइड कार्टिलेज। जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, एरेटिनोइड कार्टिलेज जो होता है हमारा पेयर्ड फॉर्म में होता है। बाकी जो ये तीन दिख रहे हैं, एपिग्लॉटिस, क्रिकोइड और थायराइड, ये हमारे अनपेयर्ड कार्टिलेज में आते हैं। तो याद रखिएगा, ये इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो इसको याद रखिएगा कार्टिलेज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मसल्स इज कंसीडर इन इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लैरिंग्स। ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा मसल्स है जो कि क्या हो रहा है, कंसीडर करते हैं हम इंट्रिंसिक मसल्स। हम लोगों ने जब लैरिंग्स पढ़ रहे थे उसमें दो तरह से मसल्स पढ़े थे, एक पढ़ा था हम लोगों ने एक्सट्रिंसिक मसल्स और दूसरा हम लोग पढ़ा था इंट्रिंसिक मसल्स। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है, क्रिकोथायरॉइड मसल्स है, थायरोहायोइड मसल्स है, स्टाइलोहायोइड मसल्स या फिर जीनियोहायोइड मसल्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा होगा, ए। जो हमारा क्रिकोथायरॉइड मसल्स होते हैं वो हमारा किससे में आते हैं, इंट्रिंसिक मसल्स में। बाकी ये जो थायराइड है, फाइलोहायोइड है, तो ये सब किस में आते थे, हमारे एक्सट्रिंसिक मसल्स में। तो ये भी याद रखिएगा, ये हमारे किस में आते थे, एक्सट्रिंसिक मसल्स में। ठीक है, तो हमारे लैरिंग्स के पाया में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोकल कार्ड आर अटैच एंटीरियरली टू विच कार्टिलेज। ये पूछ रहा है कि जो वोकल कार्ड है वो अटैच रहता है एंटीरियरली विच कार्टिलेज। इसका पहला ऑप्शन है क्रिकोइड कार्टिलेज, एरेटिनोइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस या फिर हमारा थायराइड कार्टिलेज। जो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कौन सा होगा, डी। जो हमारा थायराइड कार्टिलेज होता है उससे अटैच होता है एंटीरियरली। जो वोकल कॉर्ड होता है एंटीरियरली किससे अटैच होता है, हमारे थायराइड कार्टिलेज से। ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लैरिंग्स। बोल रहा है कि इसमें कौन सा है कि लैरिंग्स का फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन है फोनेशन, रेगुलेशन ऑफ एयर फ्लो, प्रोटेक्शन ऑफ लोअर एयरवे एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा हमारा, डी। ऑब्जॉर्प्शन का है, जो ऑक्सीजन का ऑब्जॉर्प्शन लैरिंग्स नहीं करता, यानी बाकी ये करता है, फोनेशन करता है, रेगुलेशन भी करता है एयर फ्लो का और प्रोटेक्शन भी करता है हमारे लोअर एयरवे का, लेकिन इसका काम एब्जॉर्प्शन का नहीं होता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका डी है, याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोकल कार्ड आर पियरली वाइट फोल्ड ऑफ व्हाट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। ये बोल रहा है जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है पियरली वाइट होता है, फोल्ड होता है, जो कि किस टाइप के मेम्ब्रेन से मिल बना होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, पहले भी लेक्चर में पढ़ा था। जो लेक्चर अटेंड किया वो सारे क्वेश्चन गए, उन्हीं से ही क्वेश्चन बनाया गया है ये सारे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सेरस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन या फिर हमारा कोटिनियस मेम्ब्रेन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा होगा बताइए आप, बी। जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उससे मिलकर बना होता है हमारा ये वोकल कॉर्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच आर्टरी इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सप्लाई टू द लैरिंग्स। बोल रहा है कि इसमें कौन सा आर्टरी है जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है लैरिंग्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए। ऑप्शन है इसमें सुपीरियर लैरिंगियल आर्टरी, इंफीरियर लैरिंगियल थायराइड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी और सब क्लेवियर आर्टरी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, बताइए आप, बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा सुपीरियर लैरिंगियल आर्टरी। जो सुपीरियर लैरिंगियल आर्टरी होता है ये हमारे लैरिंग्स को ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। विच आर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स कंटेन द वोकल कॉर्ड। बोल रहा है कि जो लैरिंग्स का पार्ट कौन सा पार्ट है जहाँ पे वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सुप्राग्लॉटिस, ग्लॉटिस, सब ग्लॉटिस या फिर एपिग्लॉटिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा होगा, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस रीजन में ही हमारा क्या होता है, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, जहाँ से क्या होता है वॉइस प्रोडक्शन होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन, सॉरी,
व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ट्रेकिया, बोला ट्रेकिया का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? गैस एक्सचेंज, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, पैसेज ऑफ एयर एंड रेगुलेशन ऑफ एयर फ्लो। देखिए इसमें आपको कई क्वेश्चन लग रहे होंगे कि इसका काम ह्यूमिडिफिकेशन में भी होता है, पैसेज ऑफ एयर में भी होता है, रेगुलेशन ऑफ एयर, लेकिन इसको चाहिए मोस्ट करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो इसका मोस्ट करेक्ट आंसर होगा हमारा कौन सा होगा? पैसेज ऑफ एयर, यानी कि क्या कर रहा है, ये पैसेज प्रोवाइड कर रहा है एयर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट, द एल्वोलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बोल रहा है कि एल्वोलाई प्राइमरी साइट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें ऑप्शन दिया है एयर फिल्ट्रेशन, गैस एक्सचेंज, साउंड प्रोडक्शन या फिर प्रोटेक्शन ऑफ लेयर। तो ये सभी को पता रहता है जो हमारा एल्वोलाई होता है वहीं पे क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग द इनहेलेशन, जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं तो कौन सा पैसेज होता है? पहला इसमें दिया है नेजल कैविटी, ठीक है, फेरिंग्स, फिर उसके बाद लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और एल्वोलाई। नेक्स्ट है नेजल कैविटी, लैरिंग्स, लैरिंग्स तो आता नहीं, पहले फेरिंग्स आता है, ठीक है, तो ये पहला इसमें भी वही दिया, तो इसका आंसर कौन सा होगा हमारा? ये, पहले नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रोंकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, फिर हमारा क्या होता है डक्ट वगैरह आके फिर सेक, एल्वोलाई, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये एक करेक्ट पैसेज है, आंसर इसका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग आफ्टर द मैक्सिमम एक्सहेलेशन इज कॉल्ड, ये कह रहा है कि जब हम मैक्सिमम एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो जो हमारा अमाउंट ऑफ एयर होता है लेफ्ट हो जाता है लंग्स में, उसे हम क्या बोलते हैं? वो रेसिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम या फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा कौन सा होगा? ए। जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है उसको हम लोग बोलते हैं जब हम फोर्सफुली क्या लेते हैं, एक्सपायरेशन लेते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम एक्सेलेरेशन करते हैं, तो जो अमाउंट होता है एयर का बचता है तो उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये पूछ रहा है कि कौन सा है कि जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें दिया है ट्रेकिया दिया है, ब्रोंकाई दिया है, एल्वोलाई दिया है, लैरिंग्स दिया है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ये देखिए, लैरिंग्स से ही हमारा क्या होता है लोअर रेस्पिरेटरी स्टार्ट हो जाता है। तो लैरिंग्स के मतलब इसका जो आंसर होगा हमारा ए होगा। लैरिंग्स जो होता है पार्ट नहीं होता हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, हाँ इससे ही क्या होता है हमारे स्टार्ट होता है। इसके अपर जो होता है हमारा क्या होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। द मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट लंग्स, इसमें पूछ रहा है कि लेफ्ट और राइट लंग्स में कौन सा मेन डिफरेंस है। पहला ऑप्शन है राइट लंग्स हैज अ 3 लोब, लेफ्ट लंग्स हैज अ 2 लोब। सेकेंड ऑप्शन है राइट लंग्स हैज अ 3 लोब एंड लेफ्ट लंग्स हैज अ 3 रोज और राइट लंग्स हैव अ 2 लोब। एंड थर्ड है राइट लंग्स हैव अ लार्जर देन लेफ्ट लंग्स या फिर लेफ्ट लंग लार्जर देन राइट लंग्स। तो जो इसका एक्यूरेट आंसर है वो कौन सा होगा हमारा, जो होगा ए। राइट लंग्स में कितने लोब हो रहे थे, 3 लोब पाए जाते थे, वहीं लेफ्ट लोब में हमारे कितने पा रहे थे, 2 लोब पाए जाते थे, याद रखिएगा। और राइट लंग्स में कितने फीचर पाए जाते थे, 2 फीचर होते थे, जबकि लेफ्ट लंग्स में कितने फीचर होते थे, 1। सिर्फ इसमें ऑब्लिक फीचर होता था, बाकी जो इसमें क्या हो रहा था ऑब्लिक और हॉरिजेंटल दोनों तरह के फीचर पाए जाते थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर वेयर गैसेस एक्सचेंज कर, बोल रहा है कि कौन सा स्मॉलेस्ट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। इसका सभी को आंसर पता होता है, तो इसका जो आंसर है एल्वोलाई होगा हमारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग, ये बोल रहा है डायफ्राम कब कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपायरेशन में, इनहेलेशन में, कफिंग में या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कौन सा होगा, बी। जब हम इनहेलेशन करते हैं तब हमारा डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज नॉट इन्वॉल्व इन क्वाइट रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग। ठीक है, सॉरी ब्रीदिंग।
तो ऐसा बोल रहा है यहाँ पे रेस्पिरेशन भी हो सकता है, फिर ब्रीदिंग लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ऐसा कौन सा मसल्स है जो कि क्वाइट रेस्पिरेशन में या फिर क्वाइट ब्रीदिंग में रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, फिर इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, डायफ्राम दिया है, इंटरकोस्टल मसल्स दिया है, एब्डोमिनल मसल्स दिया है, या फिर स्केलिन मसल्स दिया है, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, तो आपका इसका जो आंसर होगा एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। और जो हमारा स्केलिन मसल्स, ये दोनों ही क्या होंगे, ये इन्वॉल्व नहीं होते। क्वाइट ब्रीदिंग में हमारे दो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, पहला तो हमारा डायफ्राम होता है, दूसरा हमारा इंटरकोस्टल मसल्स होता है। तो इसका आंसर दो आएंगे, सी और डी, ठीक है। दोनों आंसर इसके सही हैं, सी और डी दोनों होंगे। दोनों ही मसल्स क्या होते हैं, ये हमारे एक्सेसरी मसल्स होते हैं या फिर सेकेंडरी मसल्स होते हैं। जब हम क्या करते हैं, या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, या फिर कोई हमें डिजीज कंडीशन होती है, तब ये मसल्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन में या फिर ब्रीदिंग में। तो याद रखिएगा ये इसको भी। नेक्स्ट जो है, द प्लूरल कैविटी कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। बोल रहा है प्लूरल कैविटी कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले देगा ब्लड, प्लूरल फ्लूइड, लिम्फ या एयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी को पता है, प्लूरल फ्लूइड होगा। प्लूरल कैविटी में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये बोल रहा है कि जो मेन ड्राइविंग फोर्स होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन को, क्या होता है। पहला दिया ब्लड प्रेशर, एयर प्रेशर ग्रेडियंट, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कौन सा होगा, बी। एयर जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है उसी के द्वारा क्या होता है, जो फोर्स होता है जनरेट होता है, हमारा जो एयर होता है इन या आउट होता है हमारा, ठीक है। तो याद रखिएगा उसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये बोल रहा है कि जो इसमें से कौन सा ऐसा है जो हमारा एक्सेसरी मसल्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। पहला दिया है इसमें स्टेर्नोक्लेटॉइड मेस्टॉइड मसल्स है, या फिर हमारा सेरेटस एंटेरियस मसल्स है, या फिर हमारा पेक्टोरेलिस माइनर है, या फिर हमारा डायफ्राम है। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो डायफ्राम होता है हमारा कौन सा होता है, प्राइमरी मसल्स होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, डायफ्राम, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडिया स्टीनम कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप एक्सेप्ट, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो मीडियल स्टीनम होता है वो कंटेन करता है सभी स्ट्रक्चर को, इसमें से कौन सा नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट बोला है ना, तो कौन सा स्ट्रक्चर मीडिया स्टीनम में नहीं आता। पहला दिया हार्ट, लंग्स, ठीक है, ट्रेकिया या फिर इसोफेगस। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लंग्स। लंग्स हमारा कहाँ पे होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है, ठीक है। ये जो हमारा थोरेसिक कैविटी होता है, जबकि जो मीडिया स्टीनम होता है ये होता है, यहाँ पे हमारा लंग्स होता है, ठीक है, अरे सॉरी हार्ट होता है, और यहीं से हमारा क्या होता है, ट्रेकिया और हमारा इसोफेगस भी क्या होता है, पास होता है। तो इसलिए जो मीडिया स्टीनम होता है वहाँ इसके पाए जाते हैं, जबकि लंग्स क्या होता है उसके सराउंडिंग में पाया जाता है, ठीक है। तो ये थोरेसिक कैविटी में होता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड प्राइमरी बाई, यानी ऑक्सीजन किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पहला दिया ऑप्शन डिजॉल्व इन प्लाज्मा, सेकेंड है बाउंड इन हीमोग्लोबिन, बाउंड टू एल्बुमिन, या फिर एज ए बाइकार्बोनेट। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी को पता है कि ये क्या होता है, बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ और ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए प्राइमरी ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड एज, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है ट्रांसपोर्टेड होता है ब्लड एज में कैसे, डिजॉल्व इन प्लाज्मा के फॉर्म में होता है, या फिर बाउंड इन हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट आयन, या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सी। जो बाइकार्बोनेट आयन होता है उसके फॉर्म में ये ट्रेवल, ये क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर सी होगा, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, ना कि इसका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। गलत मत करिएगा आंसर को, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा बाइकार्बोनेट आयन होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टेरियल ब्लड इज अप्रॉक्सीमेटली। तो पूछ रहा है पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन का। पहला दिया है 40 mmHg, 75 mmHg, 100 mmHg, या फिर 120 mmHg। पूछा कहाँ पे आपका, ये एट्रियल ब्लड में पूछा है, ठीक है। तो एट्रियल ब्लड में हमारा कितना होता है, 100 mmHg होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। देखिए इसमें प्राइमरी बोला है, ठीक है। वैसे दो कई पार्ट होते हैं ब्रेन के जो कि रेगुलेशन करते हैं, लेकिन इसमें बोला है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स, मिड ब्रेन, या फिर
सेरिबेलम। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कौन सा होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा, रोल प्ले करेगा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में। पोन्स में भी हमारा होता है, हेल्प करता है, उसमें 2 सेंटर होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, पॉइंटिंग सेंटर होता था और एग्नोस्टिक सेंटर होता था। ये क्या करते थे, सिग्नल करते थे, इनविटिंग, और क्या करते थे, ये स्टिमुलेटिंग का प्रोसेस करते थे। लेकिन जो रेगुलेशन का प्रोसेस हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था, हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा से। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीमोरिसेप्टर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी रेगुलेशन। इसमें बोल रहा है कौन सा ऐसा कीमोरिसेप्टर है जो कि रेस्पिरेटरी में इन्वॉल्व नहीं होता। पहला दिया है कैरोटिड बॉडीज, सेकेंड है या थर्ड दिया है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर इन मेडुला, बैरो रिसेप्टर इन द कैरोटिड साइनस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी होगा। जो बैरो रिसेप्टर इन कैरोटिड साइनस होगा ये इन्वॉल्व नहीं होता हमारे रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में। बाकी हमारा कैरोटिड बॉडी होती है, ठीक है, एरोटिक बॉडी होती है, और हमारा सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, ये जो होते हैं हमारे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर में आते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये हमारा किस में आते थे, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर में आते थे। ठीक है, तो ये भी कभी बार पूछ लेता है कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर में कौन से कीमोरिसेप्टर आ रहे थे पार्ट। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द vigorous exercise the primary factor that increase respiratory rate। इसमें बोल रहा है जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो प्राइमरी फैक्टर कौन होगा जो कि हमारे रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा सकता है। पहला दिया है डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज इन ब्लड पीएच, इंक्रीज इन ब्लड टेम्परेचर। ठीक है, तो जिसका करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा होगा, बी, इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें जो प्राइमरी फैक्टर होता है इंक्रीज करने के लिए रेस्पिरेटरी, तो हमारा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे हमारी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उसको एक्सपेल आउट करवाते हैं। ठीक है, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर वेंटिलेशन कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ये बोल रहा है हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है, तो इसमें दिया है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन कब होती है, जो इसका करेक्ट आंसर है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। यानी जब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है, जो पेशेंट होता है वो क्या करता है, हाइपर वेंटिलेशन करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सर्फेक्टेंट। ये बोल रहा है जो हमारा सर्फेक्टेंट होता है उसके रिगार्डिंग कौन सा होता है। ये क्या करता है, इट इंक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ इन द एल्वेलाई, या फिर इट प्रोड्यूस द टाइप फर्स्ट एल्वियोलर शेप, या फिर इट प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ द एल्वेलाई, या फिर इट फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज। आप पूछ रहा है इसमें फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू रिगार्डिंग द सर्फेक्टेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या होगा, सी, ये प्रिवेंट करता है कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। तो ये कुछ 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं या तो आप ईयरली एग्ज़ाम या फिर कोई भी अपना कॉलेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।